हम लोग लॉर्ड डलहौजी और उनके समय में किए गए जो कार्य थे उनके बारे में हम लोग समझ रहे थे। लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अपने समय में कार्य किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति लेकर के आए थे। वो क्या है, उसकी क्या लाभ हानि को हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे उन्हीं के समय में आया था चार्टर एक्ट 1853। ये चार्टर एक्ट हम लोग जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से, 1773 के बाद से हर 20 साल में चार्टर एक्ट आने शुरू हुए। ये सारे चार्टर एक्ट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बनते थे और इस चार्टर एक्ट का मतलब था कंपनी को आदेश देना। चार्टर का मतलब होता है आदेश। तो कंपनी को आदेश देने के लिए कि कंपनी भारत में क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसको समय समय पर लाया जाता था। तो चार्टर एक्ट की कई सीरीज है, श्रृंखला है। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में और आखिरी चार्टर एक्ट आया 1853 में। उसके बाद चार्टर एक्ट आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के मामलों को, कंपनी के मामलों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज सेपरेटेड। हमें मालूम होना चाहिए कि 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और उसको सर्वोच्च शक्तिशाली बना दिया गया। उसके पास जुडिशियल पावर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी था, एग्जीक्यूटिव पावर भी था, लेजिस्लेटिव पावर भी था। तो एग्जीक्यूटिव कार्य करने के लिए गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती थी, ठीक है। वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल भारत में एग्जीक्यूटिव का काम भी करती थी और भारत के लिए कानून बनाने का काम भी वही बॉडी करती थी। इस एक्ट ने क्या किया कि भारत में अब अलग से कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल के अंडर में ही एक दूसरी बॉडी बना दी गई, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स यानी गवर्नर जनरल की कार्यपालिक और विधायी शक्ति को अलग अलग किया गया, हालांकि दोनों शक्ति गवर्नर जनरल के अंडर में ही थी, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो कार्यपालिक कार्य है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसको करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पहले से ही था, जिसमें पहले 3 सदस्य हुआ करते थे, तो एक सदस्य इसमें और जोड़ा गया, 4 सदस्य कर दिए गए, ठीक है। 33 में ही एक सदस्य जोड़ा गया था लॉ मेंबर के रूप में, जो लॉर्ड मैकाले हुए थे। और लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक विधायी परिषद बनाई गई जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ही होती थी। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे और ये 6 मेंबर मिलकर के भारत में क्या कानून बनना है, भारत के लिए क्या कानून होना चाहिए, अब ये बनाने का काम करते थे, ठीक है। ब्रिटेन की संसद ने भारत के लिए अब कम से कम कानून बनाने का निर्णय लिया था। अब ब्रिटेन की संसद भारत के लिए बड़े बड़े नियम कानून बनाएगी और बाकी नियम कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया था। और उसी कानून को बनाने के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एक एक्सपर्ट बॉडी थी वो बनाई गई थी। ये इसमें 6 मेंबर होते थे और ये एक प्रकार से आज का जो पार्लियामेंट जैसे काम करता है या ब्रिटेन का पार्लियामेंट जैसे काम करता था उसी की लाइन पर बनाया गया था। तो एक प्रकार से ये 6 मेंबर वाली जो एक कमिटी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये एक प्रकार की पार्लियामेंट थी जिसे हम भारत के लिए एक मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं। तो ये एक मिनी पार्लियामेंट थी और बड़ी पार्लियामेंट ब्रिटेन में थी। तो मिनी पार्लियामेंट को कुछ छोटे मोटे मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार था और जो बड़ी ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसको बड़े मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार था। तो इस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट कैसे काम करती है, भारत के लिए आधुनिक नियम कानून कैसे बनाए जाते हैं, यानी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत इस एक्ट द्वारा भारत में हो जाती है, ठीक है। इसी एक्ट में फर्स्ट लॉ कमीशन, भारत का पहला विधि आयोग बनाया गया। आपको याद रखना है 1833 में इंडियन लॉ कमीशन बनाया गया और 1853 में लॉ कमीशन बनाया गया। इंडियन शब्द हटा दिया। दोनों में अंतर क्या है? जो इंडियन लॉ कमीशन 1833 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, उसको केवल एक काम दिया गया था। और वो काम क्या दिया गया था? वो काम ये था कि भारत में जितने प्रचलित रीति रिवाज नियम कानून है उनको नोट करो, उनको कोडिफाई करो और फिर उनको कोडिफाई करने के बाद उनको समझो और समझने के बाद
एक कॉमन कानून सबके लिए लेके आओ जिसको इंडियन पीनल कोड कहा गया। यह काम था इंडियन लॉ कमीशन को, जिसकी स्थापना 1837 में की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट में इंडियन लॉ कमीशन को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह लॉ कमीशन लाया गया, विधि आयोग लाया गया। अब इसका कार्य क्या था? इसका कार्य यह था, यह बनाया गया था 1857 में, ठीक है, और इसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैकाले ही थे। पहले वाले जो इंडियन लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन भी लॉर्ड मैकाले थे और लॉ कमीशन के चेयरमैन भी लॉ मैकाले थे। लेकिन इस बार इसका काम यह था कि भारत में रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन स्थापित करना, अर्थात भारत में कौन से नियम कानून जरूरी हैं जो सेकुलर नेचर के हो। सेकुलर माने जिसका निर्णय हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के धार्मिक नियमों से ना होता हो। इसके पहले भारत में हिंदू मामले, हिंदू रीति रिवाज और हिंदू वेद पुराणों के हिसाब से न्याय किए जाते, मुस्लिमों में शरीयत नियम के हिसाब से न्याय किए जाते। यानी भारत में इसके पहले धार्मिक आधार पर न्याय व्यवस्था चालू थी। इस लॉ कमीशन का काम यह था कि कोई न्याय व्यवस्था अब धार्मिक आधार पर नहीं होगी, बल्कि रूल ऑफ लॉ अर्थात विधि का शासन होगा। हर व्यक्ति विधि द्वारा, अर्थात भारत में भी जो पार्लियामेंट बन गई है, यह पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उस कानून से बंधा होगा। हमें किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं। यह काम दिया गया था लॉ कमीशन का, और यह लॉ कमीशन अभी भी भारत में काम करती है। हर 3 साल में भारत में विधि आयोग बनाया जाता है। अब तक 22 विधि आयोग बन चुके हैं। हर बार जब विधि आयोग बनता है तो उसका एक चेयरमैन होता है, और भारत में विधि क्षेत्रों में, लेजिस्लेटिव सेक्टर में क्या कुछ नए सुधार करने की जरूरत है, क्या कुछ पुरानी चीज को बदलने की जरूरत है, ठीक है, जुडिशरी में क्या बदलना है, ये तमाम रिकमेंडेशन लॉ कमीशन समय समय पर भारत सरकार को अभी भी देती है। इंडियंस वर अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहली बार जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, उसमें 4 मेंबर होते थे, उसको बढ़ाकर के 6 मेंबर कर दिया गया, ठीक है। और इसमें पहली बार यह कहा गया कि अब भारतीय लोगों को भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दिया जाएगा, ठीक है, पहली बार। तो यह बड़ी अचीवमेंट थी कि भारतीय लोगों को भी शासन प्रशासन करने के योग्य समझा जाने लगा। और यह स्टेटमेंट आया था 1853 के एक्ट में कि अब किसी भी भारत में रहने वाले व्यक्ति पर नस्ल, जाति, धर्म, रीति रिवाज के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यदि वो योग्य है तो उसको गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थान दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से इस एक्ट ने भारतीयों को थोड़ी थोड़ी इज्जत दी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट वही है, ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस, जो इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी, जिस पर इस एक्ट के पहले कंपनी का अधिकार था। लंदन में बैठी हुई कंपनी के जो मुखिया थे वो तय करते थे कि कंपनी में कौन व्यक्ति आईसीएस की नौकरी करेगा, कौन व्यक्ति दूसरी नौकरी करेगा। और उस समय आईसीएस की नौकरी बहुत ताकतवर हुआ करती थी, ठीक है। तो लेकिन इस एक्ट ने कहा कि अब कंपनी का आईसीएस में रिक्रूटमेंट करने का अधिकार खत्म हो गया, अब परीक्षा होगी, और परीक्षा में अब भारतीय लोग, ओपन होगा, भारत के लोग, आयरलैंड के लोग, स्वीडन के लोग, ब्रिटेन के लोग, फ्रांस के लोग, कोई भी इस परीक्षा में अब बैठ सकता है। शर्त यह है कि यह परीक्षा कुछ योग्यताओं के आधार पर की जाएगी। जैसे पहले एक एज था कि मैक्सिमम एज 18 साल रखी गई थी, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता था, ठीक है। और यह परीक्षा केवल अभी लंदन के लिए थी, अभी भारतीयों के लिए खुला नहीं था जब 18 साल एज थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में एक तो इस 18 साल के एज को बढ़ा के 23 साल कर दिया गया। यह मैक्सिमम एज थी, आपको याद रखना है, मैक्सिमम 23 साल तक ही इस परीक्षा में बैठ सकते थे। 23 साल से ऊपर हुए आप इस परीक्षा में बैठने के लिए योग नहीं हुए। तो एक तो 18 साल से बढ़ाकर 23 साल किया गया। सारे एग्जाम लंदन में होते थे। उसका जो सिलेबस था वो वेस्टर्न स्टाइल का सिलेबस था, कोई इंडियन स्टाइल का सिलेबस नहीं था, ठीक है। तो पहली बार इस एक्ट ने भारतीयों को आईसीएस
इजाजत दी, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप पहली बार 1853 में यह काम हुआ और 1857 में 57 में भारत के पहले आईसीएस बने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, या इनको सुरेंद्र नाथ टैगोर, या इन्हीं को सुरेंद्र नाथ ठाकुर, कुछ भी कह दो, तीनों नाम एक ही हैं। पहले भारत के आईसीएस सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या सुरेंद्र नाथ टैगोर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, ठीक है। दूसरे इंडियन आईसीएस बने अरविंदो घोष और तीसरे बने सुभाष चंद्र बोस। तो इन्हीं नियमों और कानूनों के चलते ये महान लोग भारत में आईसीएस बने। आज मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है, ठीक है। भारत में परीक्षा होती है, हमारी भाषाओं में परीक्षा होती है, हमारे यहाँ के रीति रिवाज साहित्य वगैरह सिलेबस में होते हैं, ठीक है। इसके बावजूद आज हम इसको डिफिकल्ट समझते हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पहले अगर डिफिकल्टी का पैमाना आज के हिसाब से देखें तो अगर ये वाला सिलेबस हमको दे दें जो पुराना था तो हमें तो कई साल लग जाएंगे और हो सकता है हम छोड़ भी दें, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। तो अगली बात जो इस एक्ट में थी, अच्छा इस एक्ट में एक और बात समझना है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो दो कार्य थे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर वीटो पावर था, ठीक है। दोनों का मुखिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, चाहे एग्जीक्यूटिव मामला हो या लेजिस्लेटिव मामला हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम कानून पर वीटो करने का अधिकार था। वीटो करने का मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने यदि कोई नियम कानून बनाया है तो ये गलत है, उसको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कहने का अधिकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल को था, ठीक है। तो अगले पॉइंट में आते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल नॉट बी गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इसके पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो जो भारत का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का भी गवर्नर था। इज इट क्लियर? हालांकि उसकी मदद करने के लिए एक डिप्टी गवर्नर 1833 के एक्ट में बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ध्यान बंगाल के मामलों में भी जाता था। इसलिए इस एक्ट ने क्या किया कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, बंगाल का गवर्नर नहीं होगा। तो फिर बंगाल का गवर्नर कौन होगा? तो बंगाल के गवर्नर के लिए अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था बंगाल के लिए, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट में कंपनी को यह भी अधिकार दिया गया था कि वो भारत में नए प्रेसिडेंसी और नए प्रोविंस बना सकते हैं। अभी तक 3 प्रेसिडेंसी थे, कौन कौन से? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोविंस थे, प्रांत, जहां के मुखिया को बोलते थे कमिश्नर, ठीक है। और प्रेसिडेंसी के मुखिया को बोलते थे क्या? गवर्नर। और पूरे ब्रिटेन के का जो प्रभाव था भारत में, उसके मुखिया को बोलते थे गवर्नर जनरल, ठीक है। तो एक प्रांत था, 3 प्रेसिडेंसी थे और 2 प्रांत थी। एक था यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसी को हम आगरा प्रोविंस के नाम से भी जानते थे, ठीक है। इसके अलावा जब कंपनी को अधिकार मिला कि आप नए प्रेसिडेंसी और नए प्रोविंस बना सकते हैं, तो कंपनी ने 2 नए प्रोविंस बनाए। प्रोविंस माने वहां गवर्नर नहीं बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा, ठीक है। वो 2 नए प्रोविंस थे, पंजाब और सिंध, क्योंकि उनका क्षेत्र बढ़ते जा रहा था भारत में, ठीक है। तो कुछ नए प्रांत बनाना भी जरूरी था, तो पंजाब और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए और वहां पर एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या कमिश्नर, कुछ भी कहते हैं, ठीक है, यहां के मुखिया वहां पर बना दिए गए। कंपनी विल possess इंडियन टेरिटरीज अनलेस द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड। अच्छा, पुराने एक्ट्स में क्या था? पुराने जितने भी चार्टर एक्ट आए, उन चार्टर एक्ट में एक निश्चित समय 20 साल, हर 20 साल के लिए कंपनी का कार्यकाल भारत में बढ़ा दिया जाता था। इस एक्ट में कंपनी अगले कितने साल भारत में कार्य करेगी ये नहीं लिखा था। यह लिखा था कि कंपनी भारत में शासन प्रशासन का कार्य करेगी ब्रिटेन के राजा की ओर से जब तक संसद चाहेगी। अर्थात अब ये स्पेशली नहीं लिखा था कि आप 10 साल काम करोगे, 20 साल की 30 साल, अब संसद जब चाहे तब, ब्रिटेन की संसद जब चाहे तब कंपनी का शासन भारत में खत्म करके उसको खुद ही टेक ओवर कर सकती थी। और ऐसा
ठीक 5 साल बाद होगा 1858 में। जब 1857 का विद्रोह हो जाएगा तो भारत में कंपनी का शासन वहां की संसद खत्म कर देगी और सीधे भारत का शासन ब्रिटेन के राजा के हाथों में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ऐसी बॉडी थी जो लंदन में बैठती थी और उसका काम था जो कंपनी शासन कर रही है भारत में ब्रिटेन के राजा की ओर से उसकी देखरेख करना, उसके लिए नियम कानून बनाना, यह काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले 24 मेंबर हुआ करते थे और ये 24 के 24 मेंबर कंपनी द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। ठीक, इस एक्ट ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 24 मेंबर को घटा करके 18 कर दिया। ठीक, और इस 18 में से भी जो 6 व्यक्ति होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे बाय किंग, नॉमिनेटेड बाय किंग, ब्रिटेन के किंग द्वारा इसको नॉमिनेट किया जाएगा। यानी पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सारे के सारे कंपनी के लोग होते थे, अब उसमें 6 लोग राजा के होंगे, अर्थात कंपनी की शक्ति को धीरे 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 खत्म करने का पूरा स्कीम चल रहा था। ठीक, चलिए, तो ये था चार्टर एक्ट 1853। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, ये बाकी के चार्टर एक्ट से कैसे डिफरेंट है, तो पहला पॉइंट समझते हैं। नो टाइम मेंशन्ड फॉर कंपनीज रूल। इनके पहले जितने भी चार्टर एक्ट आते थे उसमें कंपनी भारत में कितने समय तक शासन करेगी ये साफ तौर पर लिखा होता था, और वो कितना था, 20 साल। ये पहला एक्ट था जिसमें कंपनी का शासन भारत में आगे कितने साल के लिए होगा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। क्या लिखा था, ब्रिटेन की संसद जब तक चाहेगी तब तक, ये लिखा हुआ था, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। ठीक है, दूसरा काम इसमें क्या था, पावर एंड फंक्शन ऑफ कंपनी कर्टेल्ड। कंपनी की शक्तियां और कंपनी क्या क्या कार्य करेगी उसको कम किया गया। कैसे कम किया गया, एक तो ये नहीं लिखा कि कंपनी कितने साल तक शासन करेगी, तो कंपनी को हमेशा डर था कि कभी भी एक आदेश ब्रिटेन से आएगा कि आपका शासन खत्म। अब निश्चिंतता नहीं थी दिलो दिमाग में, तो एक प्रकार से उसकी शक्ति कम हो गई। दूसरा, जो कंपनी के मामलों को देखने वाली संस्था लंदन में बैठती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसमें पहले 24 मेंबर थे और सबके सब कंपनी के थे। ठीक, तो सारे निर्णय कंपनी के हिसाब से लिए जाते थे, लेकिन अब उसमें एक तो सदस्यों की संख्या कम हो गई 18, उसमें से भी 6 मेंबर किसके आ गए, राजा के आ गए। तो अब यहां पर निर्णय लेने की शक्ति थोड़ी कम हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपनी की शक्ति को धीरे धीरे कम किया गया। अच्छा, इसके अलावा कंपनी को 1833 में ये कह दिया गया था कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने मेंबर होंगे और इसके अंदर जितने स्टाफ काम करने वाले होंगे उसकी सैलरी कंपनी को ही देनी पड़ेगी। तो कंपनी पर बोझ बढ़ते जा रहा था, जिम्मेदारियां कम होती जा रही थी, उसकी शक्ति कम होती जा रही थी। अब कुल मिलाकर के ब्रिटेन सरकार धीरे धीरे कंपनी को पूर्ण रूप में भारत में खत्म करके और कंपनी के जगह पर अपने आप को बिठाना चाहती थी। ठीक है, लेकिन कंपनी को कंटिन्यू करने के पीछे का कारण यह था कि कंपनी को भारत में शासन प्रशासन करने का अनुभव था। तो धीरे धीरे ब्रिटेन अपने लोगों को कंपनी के साथ रख करके वो अनुभव अपने लोगों को दे रही थी, और जब कंपनी को लगेगा कि अब हमारे लोग पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं भारत में शासन करने का, तो कंपनी के शासन को भारत में खत्म कर दिया जाएगा। तो वास्तव में 1757 के बाद से 1857 तक ये पूरा जो 100 साल है, इस पीरियड में भारत पर कंपनी शासन कर रही थी। ठीक है, ब्रिटेन शासन नहीं कर रहा था, ब्रिटेन का राजा शासन नहीं कर रहा था। ब्रिटेन ने शासन भारत पर कंपनी के माध्यम से करना शुरू किया है 1773 के चार्टर एक्ट में, और 1773 के चार्टर एक्ट के बाद से ब्रिटेन ने कंपनी की शक्तियां कम करना शुरू किया, और 1858 में आकर के कंपनी को पूर्ण रूप में भारत में खत्म कर दिया जाएगा और भारत ऑफिशियली ब्रिटेन का गुलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तीसरी महत्वपूर्ण बात इस एक्ट में क्या थी, बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। भारत में संसदीय प्रणाली शुरू हो गई। यहीं से भारत को सीखने को मिलेगा आगे कि संसद कैसे काम करती है, संसद में कैसे कानून बनते हैं, और आज संसद का जो स्वरूप है, 11 बजे लगना, क्वेश्चन आवर होना, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमिटी, ये सारे तौर तरीके फिर ब्रिटेन से हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे और आजादी के बाद उसी सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस।
इंडियन सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन हुआ जिसमें अब भारतीय लोग भी भाग ले सकते थे, ठीक है। और ओपन कंपटीशन होना चाहिए आईसीएस के लिए, इसकी सिफारिश लॉर्ड मैकाले कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने किया है, ठीक है। ये एक अलग बात है कि भारतीयों को भी इंडियन सिविल सर्विस में बैठने की इजाजत थी, लेकिन उनका सिलेक्शन बहुत मुश्किल था। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग इसमें सेलेक्ट होते थे, लेकिन सेलेक्ट होने के बाद जो इंडियन सिविल सर्विस में काम होता था वो इतना शोषणकारी था, उसमें भारतीयों को एक्सप्लॉइट करना था कि अल्टीमेटली इन सब ने जो सेलेक्ट हुए वो नौकरी बहुत जल्दी छोड़ दी, ठीक है। तो वो एक दिखावा था कि चलो हम भारतीयों को भी यहां पर ले रहे हैं, दुनिया को दिखाना था कि भारत में जो ब्रिटेन का शासन है वो शोषणकारी नहीं है, हम उनके भले के लिए यहां पर शासन कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें भी दिखानी थी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पहले मैं बता चुका हूं कि गवर्नर जनरल की दोनों शक्तियों को अलग अलग करना। एंट्री ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस एक्ट में एक बड़ी बात यह भी थी कि अब जो गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें भी भारतीय लोगों को प्रवेश दिया जा सकता था। तो यह था चार्टर एक्ट 1853 और उसका क्या महत्व है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही वुड डिस्पैच आया था 1854 में। यह वुड डिस्पैच एजुकेशन के लिए था, और यह क्या था इसको हम समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि वुड का मतलब क्या है। वुड एक व्यक्ति का नाम था, सर चार्ल्स वुड। ये एक व्यक्ति थे लंदन में, और ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो लंदन में बैठती थी, या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उसके ये चेयरमैन थे। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी लॉर्ड डलहौजी, और उस चिट्ठी में यह था कि भारत में नई शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इस चिट्ठी में उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी कि भारत में ऐसी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो, ऐसी शिक्षा हो, ऐसे कई पॉइंट उन्होंने लिखा था, और उसको लिख करके लिफाफा में बंद करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी जो भारत में बैठे थे वहां भेज दिया गया। तो चिट्ठी छोड़ी गई थी चार्ल्स वुड के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के पास। इसको अंग्रेजी में कहते हैं चिट्ठी डिस्पैच किया गया था, ठीक है। तो चार्ल्स वुड ने जो डिस्पैच किया उसको कहते थे है वुड का डिस्पैच, जो 1854 में भारत पहुंचा था। भेजा था इसको चार्ल्स वुड द्वारा, जो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इस चिट्ठी में लिखी क्या थी? इस चिट्ठी में लिखा था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें था इंग्लिश लर्निंग एंड विमेन एजुकेशन। भारत में अंग्रेजी को प्रोत्साहित करना, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की एक फौज खड़ी करना, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या था हम आगे देखेंगे। और विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसमें व्यवस्था यह थी कि जो भारत में प्राइमरी स्कूल है, यानी यहां हायरार्की ऑफ स्कूल, स्कूलों का जो पदानुक्रम है वो तय किया गया था। सबसे ग्राउंड लेवल पर होंगे प्राइमरी स्कूल, और इन प्राइमरी स्कूल में पाठ्यक्रम जो होगा, जो पढ़ाया जाएगा, उसको पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो होगा वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर माने देसी भाषा, यानी तमिलनाडु में तमिल भाषा, बंगाल में बंगाली भाषा, गुजरात में गुजराती भाषा, जो आपका क्षेत्रीय देसी भाषा है उसी भाषा में प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। हाई स्कूल में जब पहुंचेंगे तो उसमें अंग्रेजी भी शामिल कर दिया जाएगा। अब एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, एंग्लो वर्नाकुलर माने आपके देसी भाषा में भी पढ़ाई होगी और अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होगी। और तीसरे लेवल पे जो कॉलेज लेवल है वहां की शिक्षा केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी। वहां पर देसी भाषाओं, हिंदी भाषा, वर्नाकुलर भाषा का कोई महत्व या कोई रोल काल नहीं होगा। तो ये तीन प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की हायरार्की बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा वोकेशनल एंड विमेन एजुकेशन, वोकेशनल माने व्यावसायिक, स्किल बेस्ड शिक्षण व्यवस्था होगी और महिलाओं की शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध किया जाएगा, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन वुड के डिस्पैच में थी। क्या क्या थी हम लोग समझ लेते हैं। इंग्लिश एजुकेशन विल इनहैंस द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस एंड सप्लाई ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रस्टेड आईसीएस। अब जरूरत यह थी अंग्रेजों को कि ब्रिटेन की जनसंख्या सीमित है और ब्रिटेन ने दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को गुलाम बना रखा था। तो ब्रिटेन को अपने लोगों को उन हर देशों में भेजना था जहां उन्होंने कॉलोनी बना रखी थी। अब अगर हर जगह वो अपने ही लोगों को भेजते तो ब्रिटेन में तो कोई बचता ही नहीं। तो जरूरत क्या थी? जरूरत यह थी कि ब्रिटेन ने जिन देशों को गुलाम बनाया है, जैसे कि भारत, उन देशों में ही हम वहां के लोगों को पढ़ा लिखा करके
अपने योग्य बनाए, इस योग्य बनाए कि वो अंग्रेजी पढ़ना लिखना जानते हो, हमारे रीति रिवाज जानते हो, हमारे हिसाब से शासन प्रशासन कर सकते हो। इसके लिए जरूरी था भारत में शिक्षा को बदलना, भारत के लोगों की संस्कृति को बदलना, उन्हें अंग्रेज संस्कृति का आदी बनाना, उन्हें अंग्रेजी बोलने का आदी बनाना, उन्हें बियर पीने का आदी बनाना, उन्हें अंग्रेजों जैसे पहनने ओढ़ने बोलने बताने इत्यादि का यूज टू करना। इसलिए लॉर्ड मैकाले ने कहा भी था कि हम भारत में जो शिक्षा व्यवस्था ला रहे हैं, भारत में हम जो आधुनिकीकरण ला रहे हैं, उसके पीछे का उद्देश्य भारत का भला करना नहीं है, उसका उद्देश्य है भारत के लोगों को रंग रूप से, उनकी संस्कृति से, उनके आदत से अंग्रेज बना देना, उनकी सोच से उनको अंग्रेज बना देना। यह अलग बात है कि वो दिखेंगे भारतीयों की तरह, यानी उनका कलर और खून भारतीयों की तरह होगा, लेकिन उनकी संस्कृति, उनका सोच, उनका रीति रिवाज, उनका पहनाव ओढ़ाव, उनका चलने बोलने का तरीका सब अंग्रेजों की तरह होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को लॉर्ड मैकाले ने कहा था ब्राउन इंग्लिशमैन। ठीक है, तो ये उसी ब्राउन इंग्लिशमैन को बनाने के लिए वुड का डिस्पैच आया था। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा था, देखिए, इंग्लिश एजुकेशन विल एनहांस द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस, यानी भारतीयों को नैतिक बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा जरूरी है, ऐसा कहा था। यानी इसका मतलब यह है कि इसके पहले भारत के लोग अनैतिक थे, असभ्य थे, भारतीय भाषाओं में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नैतिकता नहीं थी, उनमें योग्यता नहीं थी। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा भारत में लाया गया ताकि हम उनको मोरली स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने के लिए जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है वो हम तभी दे पाएंगे जब ये लोग अंग्रेजी जानेंगे। ठीक, तो ये एक उद्देश्य था। एन एजुकेशन डिपार्टमेंट एट एवरी प्रोविंस, इसमें यह भी प्रावधान था कि हर प्रांत में, कितने प्रांत थे अंग्रेजों के, 3 प्रेसिडेंसी थी, एक प्रांत आगरा था, एक प्रांत पंजाब था, एक प्रांत सिंध था, फिर और भी आगे चल के प्रांत बनाएंगे। ठीक है, तो हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग बनाया जाएगा जो वुड ने जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बताई है उसको प्रमोट करने का, उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेगी। यूनिवर्सिटीज एट प्रोविंसेस इन मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लंदन के में जैसी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसी के हिसाब से भारत के 3 प्रेसिडेंसियों में 3 यूनिवर्सिटी सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, और 1856 में यह कार्य शुरू हुआ और 1857 में खत्म हुआ, और 1857 में तीनों यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हुई, कलकत्ता में, बंबई में और मद्रास में। एट लीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, ऐसा इस वुड डिस्पैच में रिकमेंडेशन किया गया। ग्रांट्स इन एड फॉर एफिलिएटेड स्कूल, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है उनको सरकार से अनुदान दिया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाएगी। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फॉर प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, इसमें यह था कि एक सिस्टमैटिक माने प्रॉपर स्कूल होंगे, उनका एक सिलेबस होगा, उनका एक ड्रेस कोड होगा, स्कूल के लगने का तरीका होगा, टीचर्स होंगे, टीचर्स को ट्रेनिंग, एक सिस्टमैटिक। तो प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक सिस्टमैटिक किया गया एजुकेशन सिस्टम को भारत में। टीचर ट्रेनिंग, जो पढ़ाने वाले शिक्षक थे, जिसमें सबके सब अंग्रेज थे, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, कुछ कर्मचारी भारतीय हुआ करते थे, बाकी सब अंग्रेज थे। ठीक है, सेकुलर एजुकेशन, एक महत्वपूर्ण बात यह थी इस वुड डिस्पैच में कि यहां धार्मिक शिक्षा देने का प्रतिबंध था, किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, कि हिंदू वाले को गीता वेद पुराण पढ़ाया जाए, मुस्लिमों को शरीयत कुरान पढ़ाया जाए, ठीक है, क्रिश्चियंस को बाइबल पढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। सेकुलर एजुकेशन का मतलब है यहां पर विज्ञान पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, साहित्य पढ़ाया जाएगा, यानी ऐसी सारी चीजें पढ़ाई जाएगी जिसका धर्म से कोई सरोकार नहीं है, इसको बोला जाता है सेकुलर एजुकेशन। ठीक है, एबॉलिश्ड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके पहले तक भारत में शिक्षा के लिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, निचले स्तर पर निस्यंदन सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं निचले स्तर पर निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये थ्योरी चलती है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, इसको समझते हैं। ये थ्योरी ये कहता है
कि अंग्रेज लोग या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के कुछ मुट्ठी भर लोगों को, जो ऑलरेडी एक एलीट फैमिली से भारत में बिलोंग करते हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा देगी, ठीक है, उनको अपने खर्चे पे लंदन भेजेगी, जाओ वहां से पढ़ो लिखो, और फिर लोग वहां से पढ़ लिख के भारत आएंगे, और फिर ये पढ़े लिखे लोग भारत के मिडिल क्लास के लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर मिडिल क्लास के लोग लोअर क्लास के लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। यानी कंपनी की सोच ये थी कि हम भारत में शिक्षा के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाएंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, टीचर नहीं रखेंगे, हम सीधे यहाँ के कुछ लोगों को लंदन भेजेंगे, वो वहां से पढ़ के आएंगे, फिर वो यहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, फिर वो पढ़े लोग उनको नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे, फिर वो अपने नीचे वाले लोगों को पढ़ाएंगे। इस प्रकार से डाउनवर्ड माने नीचे की ओर शिक्षा फिल्ट्रेट होकर के छन छन के आम जनता तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों को पैसा खर्च नहीं करना था, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना था, सेटअप नहीं बनाना था, ठीक है। लेकिन वुड के डिस्पैच ने इसको खत्म कर दिया, बोले डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तेजी से भारत में वर्क फोर्स की जरूरत है, हमें धीरे धीरे नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में ब्रिटेन का राज्य फैल रहा था। अब ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारियों की जरूरत कंपनी को पड़ने वाली थी, इसलिए प्रॉपर एजुकेशन जो है वो बनाया गया। उसके साथ साथ एक उद्देश्य ये भी था कि जब हम अपने सरकारी स्कूलों में इनको मुफ्त में पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे हम इनकी संस्कृति में क्रिश्चियनिटी का एलिमेंट भी डालते जाएंगे और इनकी संस्कृति में पश्चिमीकरण का तत्व घुसता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी सोच के साथ वुड का डिस्पैच लाया गया था, ठीक है, जो बाहर से देखने में बड़ा ही दयालु, बड़ा ही रिफॉर्मिस्ट नेचर का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको याद रखना है अंग्रेज भारत में जो भी करेंगे केवल और केवल अपने फायदे के लिए करेंगे। उसका स्वरूप, उसका कंटेंट दिखने में ऐसा हो सकता है कि इससे भारतीयों का भला होने वाला है, अंग्रेज बड़े दयालु हैं, अंग्रेज बड़े अच्छे शासन करने वाले लोग हैं, अंग्रेज ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, ऐसा दिखने में लगेगा। लेकिन जब उसका इंटेंट समझेंगे तो यह दिखाई देगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने स्वार्थ को केंद्र में रख करके, अपनी बेनिफिट वाली आदत को ध्यान में रख करके ही सारा काम भारत में किया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था चार्ल्स वुड के डिस्पैच में था। इसलिए तो ये जो वुड डिस्पैच है ये कुल मिला के भारत में वैज्ञानिक अध्ययन, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग स्टडी, मैथमेटिक्स की स्टडी, अंग्रेजी की स्टडी की नींव रखी, यानी जिसे हम भारत में आज आधुनिक शिक्षा कहते हैं। अब जब हम भारत में इन सब चीजों को आधुनिक शिक्षा कहते हैं तो इसका अपने आप एक मतलब निकलता है कि भारत में जो शिक्षा थी वो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, वो आधुनिक नहीं थी, पिछड़ी हुई थी। इसका ये मतलब अपने आप निकल जाता है। खैर जो है वो हम समझते हैं। तो वुड डिस्पैच जो है उसको इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड के डिस्पैच को। और मैग्ना कार्टा शब्द का क्या मतलब है मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, ठीक है। तो एक अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा का मतलब एक अधिकार पत्र, जिसमें भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार करने की बात कही गई थी, ठीक है। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न एजुकेशन या मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन या मैग्ना कार्टा ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन भी कह सकते हैं। यहां तक हो गया वुड का डिस्पैच। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट ये पड़ा, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, भारत में आधुनिक शिक्षा। और जब हम आधुनिक कहते हैं का मतलब जो नए नए विज्ञान यूरोप में खोजे जा रहे थे, रेल का खोज हो रहा था, टेलीग्राफ का खोज हो रहा था, विज्ञान की प्रगति हो रही थी, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा का मतलब है ज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी पर आधारित शिक्षा। सेटिंग अप ऑफ बेथ्यून स्कूल्स फॉर विमेन, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत में जगह जगह बेथ्यून स्कूल स्थापित किए गए। बेथ्यून स्कूल क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थे। भारत में क्रिश्चियन मिशनरी थे जिनका मुखिया के नाम था J.E.D. बेथून। उन्हीं ने भारत में ये महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, इसलिए उनके द्वारा स्थापित जो स्कूल थे, जो कि वास्तव में एक मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थे, उसे हम बेथून स्कूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एट पूसा, कृषि में आधुनिक अनुसंधान करने के लिए कृषि संस्थान खोला गया था पूसा में, जो आज भी भारत में है।
और कृषि अनुसंधान का एक बड़ा केंद्र है पूसा, बिहार में एक जगह है, वहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया था। आईआईटी खोला गया था रुड़की में, ठीक है, जो भारत का पहला आईआईटी है। आधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए रुड़की खोला गया था, ठीक। 3 यूनिवर्सिटी खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। प्राइवेट इंडियन एजुकेशन, इसमें अब ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियां जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती थी, वो भी प्राइवेट स्कूल आकर के भारत में खोल सकते थे। तो भारत में शिक्षा का यहां से प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हुआ। ऑल प्रोविंसेस एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर प्रांत में एक शिक्षा विभाग होगा जो शिक्षा की इस नीति को फॉलो करवाएगा। साइंटिफिक, इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन का दौर भारत में शुरू हुआ वुड के डिस्पैच से। तो ये था उसका महत्व। आप देखते हैं अगला पॉइंट जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। कहते हैं अंग्रेजों ने और खास करके लॉर्ड डलहौजी ने भारत का आधुनिकीकरण किया, और लॉर्ड डलहौजी को भारत में हम आधुनिकीकरण का जनक कहते हैं। तो अंग्रेजों ने जो भी आधुनिकीकरण के कदम भारत में उठाए, उनकी रियलिटी क्या है, हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने जो कदम उठाया अंग्रेजों ने, वो था रिमूवल ऑफ सोशल एविल्स। भारत में जो सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, नरबली प्रथा, ठगी प्रथा, विधवा विवाह नहीं करते थे यहां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, ऐसी कई कुरीतियां भारत में फैली हुई थी, जो हमारे उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप रही होंगी। अंग्रेजों को लगा कि ये हमारी पश्चिमी सभ्यता से मेल नहीं खाता। उन्होंने कहा ये कुरीतियां हैं, और इन कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए। खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय से ही सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कदम उठाया गया, और फिर धीरे धीरे हमने देखा सती प्रथा को समाप्त किया, ठगी प्रथा को समाप्त किया, नरबली प्रथा को समाप्त किया, महिलाओं की जो भ्रूण हत्या होती थी, कन्या भ्रूण हत्या, उसको समाप्त किया गया। ऐसे तमाम कदम उन्होंने उठाए। तो ये भी भारत के आधुनिकीकरण का एक कदम हो सकता है। लेकिन इस कदम के पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि ये निस्वार्थ भावना नहीं थी अंग्रेजों की। इसकी रियलिटी ये थी कि भारत में इतनी सारी सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाएं हैं, उनमें से कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो भारत को भौतिकवादी होने से रोकता है। अंग्रेजों को सती प्रथा के रूप में महिलाओं के मर जाने से फायदा था या महिलाओं के जिंदा रहने से, क्योंकि यही महिलाएं आगे चल करके विमेन एजुकेशन प्राप्त करेंगी और एक वेस्टर्न मेटरलिस्टिक सोसाइटी को प्रमोट करने में महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, ठीक है। तो ठगी प्रथा, नरबली प्रथा, ये तमाम प्रथा भारत में लोग जिंदा रहे, इससे अंग्रेजों को फायदा था। मर जाए इससे फायदा नहीं था, क्योंकि लोगों के मरने से जो उनका मार्केट बेस है, कंज्यूमर बेस है, वो खत्म होता, वो कमजोर होता। इसलिए जितने भी, अच्छा दूसरी बात, इन सामाजिक रीति रिवाजों को अंग्रेजों को समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और अंग्रेजों को भारत में शासन भी करना था, ठीक है। तो दो तरीके थे, या तो अंग्रेज भारत की उन रीति रिवाजों को समझ करके उनका मान सम्मान करते कि चलो भाई हम तुम्हारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, तुम्हारे जो रीति रिवाज है उसको अपने हिसाब से करो। लेकिन इसके लिए अंग्रेजों को उनको समझना पड़ता, और अंग्रेज अगर उन रीति रिवाजों को समझते तो बड़ी दिक्कत आ रही थी उनको। तो उसका दूसरा तरीका यह था इन रीति रिवाजों को ही खत्म कर दिया जाए, और उसकी जगह हम अपने नए कानून ले आए, क्योंकि कानून हम बनाएंगे तो हम तो उनको समझते हैं, फिर वो भारतीय लोगों को दिक्कत आएगी समझने में, और तभी तो हम उनके ऊपर शासन करेंगे। जब कोई कानून इतना आसान हो जिसको हर व्यक्ति समझे, तो कानून बनाने वाले उस पर शासन कर ही नहीं पाएंगे। अगर टीचर इतनी आसानी से हर एक चीज को पढ़ा दे और समझा दे, और पढ़ने के बाद विद्यार्थी को लगे कि अच्छा ये तो इतनी आसान सी चीज थी, तो टीचर अपना भौकाल स्टूडेंट के ऊपर कैसे मेंटेन करेगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये कह दे अरे आपको कोरोना नहीं है, आपको तो साधारण सा जुकाम है, ठीक है, और घर में जाइए, भाप लीजिए, थोड़ा मोड़ा काढ़ा पीजिए, और मैं ये एंटीबॉडी लिख देता हूं, इसको लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, ठीक है, जा। आदमी कहता कैसा बेवकूफ डॉक्टर है, एक भी टेस्ट नहीं किया, सीटी स्कैन नहीं लिखा, आरटीसीपीआर का टेस्ट नहीं लिखा, ऑक्सीजन लेने की सलाह नहीं दी, ठीक है, जो रेमडेसिविर दवाई है उसकी बात नहीं की, ये बेवकूफ है डॉक्टर। हमें भी लगेगा कि डॉक्टर बेवकूफ है, यानी डॉक्टर का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करेगा,
तुरंत 6, 8, 10 प्रकार की पहले चेक लिख देगा। ब्लड चेक करवाओ, सीटी स्कैन कराओ, कोरोना टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ठीक है। फिर पन्ना भर की दवाई लिख देगा, आपको क्वारंटाइन आइसोलेट होने की बात कर देगा, और तब आपको लगेगा वाह ये डॉक्टर तो बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो डॉक्टर का भौकाल आपके ऊपर मेंटेन हो जाएगा। यही काम अंग्रेजों का था। अंग्रेज यहां पर भारतीय रीति रिवाज को समझ करके उनका मान सम्मान करने नहीं आए थे, वो अपना रीति रिवाज हमें समझाने आए थे। इसलिए उन्होंने, उनके लिए जरूरी था कि अगर उनको भारत पर लंबे समय तक शासन करना है, भारत का आर्थिक दोहन करना है, भारत को ब्रिटेन के उद्योगपतियों पूंजीपतियों के लिए एक बड़ा बाजार बनाना है, भारत की संपन्नता का शोषण करना है, तो जरूरी था कि वो भारतीय रीति रिवाजों की जगह पर अपनी रीति रिवाज लाएं, क्योंकि शासन उनको करना था, हमें नहीं करना था शासन, ठीक है। तो सारी सामाजिक बुराई उन्होंने जो भी दूर किए, उसके पीछे वो भारत का भला करना, भारत को आधुनिक बनाना, भारत को सभ्य बनाना, ये सब उनके उद्देश्य नहीं थे। वो प्रशासनिक सुविधा के लिए, भारत में अपना बाजार बढ़ाने के लिए इन तमाम कुरीतियों को दूर किया। उसका इंटेंट समझ में आ गया। मैंने यहां लिखा नहीं है क्योंकि हर एक का लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, सबका इंटेंट मैं आपको वन बाय वन समझाते जा रहा हूं। इसी प्रकार जो दूसरा रिफॉर्म जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म भारत में किया गया, इसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की, फिर कार्नवालिस ने भी की, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी की, और फिर आगे भी, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पुलिस का सुधार, सेना का सुधार और जुडिशियल सुधार जो उन्होंने किया, ठीक है। तो यहां पर जुडिशियल, पुलिस एंड मिलिट्री रिफॉर्म, तो इन तीनों सुधारों के पीछे भी अंग्रेजों का कोई बड़ा पावन उद्देश्य नहीं था कि यार भारत की न्याय व्यवस्था को इतना सुंदर बना दो कि दुनिया मिसाल दे कि न्याय हो तो भारत में, भारत की पुलिस को इतना अप टू डेट चुस्त दुरुस्त नहीं बना देना है कि हमारे ये हम ही को पीट पीट के हम भगा दें यहां से, न सेना को इतना ताकतवर बनाना है। तो उन्होंने न्याय व्यवस्था में जो सुधार किया, सुधार क्या किया, हमारी जो परंपरागत न्याय व्यवस्था थी जिसमें त्वरित न्याय होता था, क्विक होता था, और पंचायत लेवल पर हमारी ग्रामीण रीति रिवाज पद्धति के हिसाब से न्याय व्यवस्था होती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो भी न्याय व्यवस्था थी वो भारतीयों को समझ में आती थी। अंग्रेज ऐसी न्याय व्यवस्था लेके आए जो अंग्रेजी रीति रिवाजों पर आधारित थी, जिसमें एक जज नकली बाल लगा करके काला कोट पहन के बैठता था, दलीलें सुनता था झूठी सच्ची, और उसके हिसाब से वो फैसला करता था। तो एक ओरिजिनल न्याय व्यवस्था के स्थान पर कृत्रिम न्याय व्यवस्था भारत में अंग्रेज लोग लेके आए, ताकि अब जो न्याय व्यवस्था होगी, क्योंकि उसको अंग्रेजों ने बनाया है, तो उसकी समझ अंग्रेजों को होगी। कुरान की समझ, शरीयत की समझ, वेद पुराण की समझ अंग्रेजों को तो थी नहीं, और एक एक किताब तो है नहीं कि चलो पढ़ लें। भारत में तो न्याय के लिए वेद, पुराण, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इस्लाम में भी आपको हदीस का, शरीयत का, कुरान का, ठीक है, पैगंबर साहब के कुछ लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अनुभव चाहिए। तो अंग्रेज इतना गहन अध्ययन करके तो भारत में न्याय व्यवस्था करेंगे नहीं। उन्होंने सारी हमारी जो भारतीय न्याय व्यवस्था थी उसको हटा दिया, अपनी न्याय व्यवस्था लाई, ताकि न्याय उनके हाथों में रहे। अगर वो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रमोट करते तो न्याय उनके हाथ से निकल जाता और वो भारतीयों के हाथ में आ जाता। दूसरा, पुलिस का जो सुधार उन्होंने किया, तो पुलिस को उन्होंने इस तरीके से तैयार किया, इस तरीके से उसमें अनुशासन, डिसिप्लिन लाया कि तुम्हें न्याय अन्याय नहीं सोचना है। हमने आदेश दिया कि फायर, तो वो तुम्हारे मां बाप सामने खड़े हो फायर कर दो। तो पुलिस और सेना को उन्होंने इस लेवल तक डिसिप्लिन दिया कि वो निर्दयी हो जाए, उनमें अपने पराई की भेद खत्म हो जाए, वो केवल मशीन बन के रह जाएं और वो केवल कमांड को माने। उनके अंदर की नैतिकता, उनके अंदर की सोच, उनके अंदर की समझ कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। और सेना के हाथ में बंदूक रखा दिया और पुलिस के हाथ में लाठी रखा दी, और इन पुलिस और सेना ने अल्टीमेटली किसको मारा है, किसको प्रताड़ित किया है, हमारे अपने भारतीय लोग जो समय समय पर आएंगे, विद्रोह करते हैं, जो अंग्रेजों की कुप्रथा कुशासन के प्रति आवाज उठाते हैं, तो इन्हीं सेना और इन्हीं मिलिट्री का उपयोग ये जो है करते हैं। आज भी काफी हद तक भारत में जो सेना और पुलिस का स्वरूप है, हालांकि स्वतंत्रता के बाद हमने उसको काफी मानवीय बनाने का प्रयास किया है,
ठीक है, लेकिन उसमें जहां कहीं भी थोड़ा मोड़ा अभी इनह्यूमन नेचर, जैसे हाथ में डंडा, आज भी दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जिनके पुलिस के हाथ में बड़े लंबे लंबे डंडे होते हैं, और वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, तो इस प्रकार से, और आज भी हम पुलिस के बारे में खास तौर पे बड़ा इमोरल, इनह्यूमन नेचर हम पुलिस के बारे में सोचते हैं। तो उसका कारण वही है कि जिस तरीके का नेचर देखे गए हैं अंग्रेज लोग, अभी तक हम उससे पूर्ण रूप में बाहर नहीं निकल पाए। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि जो जुडिशियल और पुलिस और मिलिट्री में रिफॉर्म इन्होंने किया, क्या वो भारत को आधुनिकीकरण के लिए किया? नहीं, उन्होंने अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए किया था। यह है उसकी रियलिटी। ठीक है, मॉडर्न मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के नए नए तरीके लाए। हमारे यहां पहले उत्पादन का तरीका क्या था? कॉटेज मोड ऑफ प्रोडक्शन, कुटीर उद्योग। घरों में कोई बड़े भारी मशीनीकरण नहीं थे। अंग्रेजों ने फैक्ट्री सिस्टम लाया जिसमें बड़े बड़े मशीनों में जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था। एजुकेशन, उन्होंने भारत में जो शिक्षा व्यवस्था लाई, ठीक है, और शिक्षा की शुरुआत हम लोगों ने देखा 1813 के चार्टर एक्ट से हुआ। उसके बाद फिर वुड का डिस्पैच आया, फिर मैकाले का कमिटी आई, ऐसे तमाम शिक्षा में सुधार भारत में किए गए। तो इस शिक्षा उदार के कारण के उन्होंने जो किया, वो भी भारत में आधुनिक ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने का उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से भारत के अंदर ही ऐसे नस्लों को तैयार किया जाए जो रंग रूप से भारतीय हों, लेकिन सोच विचार से, ज्ञान विज्ञान से, रीति रिवाज से अंग्रेज हो। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, भारत में जो लैंड रिफॉर्म